नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम रूबरू होंगे डॉक्टर राजीव बगरट्टा से, कार्डियोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी एसएमएस हॉस्पिटल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो है दिल से। तो आज हम दिल से बात करेंगे डॉक्टर बगरट्टा से। एज अ मेडिकल प्रोफेशनल हम सभी इनको जानते हैं कि कैसे हैं और बहुत ही अपने काम में वो माहिर हैं, लेकिन दिल से वो कैसे हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनको दिल से खुशी देती है, सुकून देती है, और बचपन से लेकर आज तक किस तरह से वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को ढूंढते आए हैं, इसके बारे में भी हम आज जानेंगे। एक और पहलू डॉक्टर बगरट्टा के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, बचपन जो होता है, कहते हैं बचपन जो है उसमें जो हम हैं छोटी छोटी खुशियां हम ढूंढ लेते हैं। अगर बहुत छोटी सी बात भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी दे जाती है। तो आपके बचपन की तरफ अगर हम बात करें तो बचपन में कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती थी, खुशी देती थी, जिनमें आपको बड़ा मज़ा आता था? पहले तो मैं आपको इस बात की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने एक अलग ही फॉर्मेट में इस कार्यक्रम को आज प्रस्तुत करने की पहल की है। और हम लोग, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, तो हमारी दिन रात वो जो चिकित्सा संबंधित बातें होती हैं उससे थोड़ा बहुत हम भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के कोई कार्यक्रम होता है तो ये डेफिनेटली बहुत ही आकर्षक है। रही बात बचपन की, तो हमारा बचपन जैसा उस डेकेड 70 के दशक में या 60 के 70 के दशक में जैसे बच्चों का बचपन होता था, वैसे बचपन हमारे भी कुछ था। सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ, थोड़ा सा भी हमारे घर के पास रामनिवास बाग था, वहाँ पर अगर हम जाते थे तो एक गवर्नमेंट की दूध की डेयरी थी, जहाँ पर उस ज़माने में उसको हम मिल्क रोज़ कहा करते थे। एक मिल्क रोज़ की अगर एक बॉटल मिल जाती थी तो वो एक दुनिया की, हम सोचते थे कि कोई बहुत बड़ी चीज़ फतेह कर ली। फिर हमें याद आता है कि पिक्चर जाना, मूवी पे जाना एक उत्सव की तरह होता था। आज तो हम समझते हैं कि इतनी ज़्यादा बहुतायत हो गई है मूवीज़ की OTT प्लेटफॉर्म है, जब चाहे इट्स अवेलेबल एट द टैप ऑफ क्लिक। बट उस ज़माने में मूवी जाना एक बहुत बड़ा उत्सव होता था। मुझे याद है कि हमारे फादर जो थे वो कभी कभी अक्सर अपने प्रोफेशनल रीजंस के कारण से बाहर जाना होता था उनको, जयपुर से बाहर रहते थे, कुछ लंबे टाइम के लिए प्रवास भी रहा था। और उस टाइम जब मेरी मदर जब हमें लेके जाती थी किसी मूवी दिखाने के लिए, तो एक अलग ही तरह का खुशी का माहौल होता था। इसके बाद क्योंकि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ की स्पोर्ट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा उस पर स्ट्रेस दिया जाता था, तो आज भी मुझे याद है जब मैं पहली बार क्रिकेट खेलने गया क्रिकेट ग्राउंड्स पे, और जब पहली बार मैंने बॉल फेस की और कुछ रन बने, तो वो जो सुकून था, वो जो खुशी थी, वो शायद आज किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ पे भी नहीं मिलती। आज मैं बड़ी गाड़ी भी खरीद लूँगा, कार भी खरीद लूँगा, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट कंपेरेबल। फिर मेरे को हॉकी का बड़ा शौक़ रहा है। मैं हॉकी बहुत ही, क्योंकि मेरे फादर बहुत अच्छी हॉकी खेलते थे, यहाँ तक कि उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी के साथ भी बहुत टाइम बिताया है, जो कि अपने में एक लेजेंड है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। तो उनसे बड़े उनके इनफैक्ट बहुत ही व्यक्तिगत संबंध थे, तो उसके चलते मेरे को हॉकी खेलने का बड़ा शौक़ रहा है। और मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार स्कूल में खेलने गया हॉकी, एंड ऑन द फर्स्ट डे व्हेन आई प्लेड फ्रॉम माई हाउस, जो हमारे इंटर हाउस होता था, आई कुड स्कोर, आई थिंक आई रिमेंबर 2 or 3 गोल्स ऑन दैट डे, एंड द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ माई बैच, they were so excited, और मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतना अच्छा खेलता हूँ। सो दोज वर इनिशियल डेज, बहुत खुशी मिलती थी। फिर बाद के कुछ दिनों में हमारी पढ़ाई का जोर काफ़ी आ गया, हालांकि कंपटीशन इतना नहीं था जितना आज भी है। उस ज़माने में कंपटीशन था, बट एट द सेम टाइम इट वाज, द लाइफ वाज वेरी बैलेंस्ड। मुझे आज इस बात का बड़ा दुख होता है कि आजकल के बच्चे वो ज़िंदगी नहीं देख पा रहे हैं जो हमने देखी है अपने टाइम में। दे आर मोर इन्वॉल्व इन टू सोशल मीडिया, कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं। आपने जैसे कहा ना सर कि इट अभी इतना रेडिली अवेलेबल है चीज़ें, दैट इट इज़ जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ योर फिंगर, दैट यू कैन सी एवरीथिंग एंड एनीथिंग। और वो जो उस समय में आप जाते थे, वो एक त्योहार की तरह होता था कि आज हम मूवी देखने जाएंगे, या इट वाज प्लान्ड कि अगर आपने ये किया तो आपको मूवी दिखाई जाएगी। वेल इन एडवांस इट वाज प्लान्ड। सो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत सारी चीज़ें आई हैं, पर बहुत सारी चीज़ चली भी गई हैं। जो बेसिक चीज़ है हमारी, जो खुशी है, वो जाती रही है। और जैसा मैं भी कह रहा था कि ये जो फ़ोन पे या जो हम लैपटॉप पे बैठ के जो खुशी लेने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक वी आर मिसिंग आउट अ लॉट।
क्योंकि जो बाहर मेरे को याद नहीं पड़ता कि चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम होगा, चाहे मेरा फाइनल MBBS हो, चाहे MD हो, चाहे DM एंट्रेंस हो, जो TM हो, किसी भी एग्ज़ाम में मैं ये ध्यान नहीं पड़ता कि मैं शाम को अपने कमरे में बैठाऊँ। और मैं सोचता हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज उससे आप रिजेमिनेट होते हो, यू गेट योर सेल्फ रिफ्रेश्ड एंड एक नए तरह के हार्मोन्स आप में सीक्रेट होते हैं। उसकी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है। मोर ओवर अगर आप खेलने जाते हैं या आप कुछ भी ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं जिसमें आप एंजॉय कर रहे हैं, सो वो एक तरह का मेडिटेशन है दैट गिव्स यू वेरी बिग रिलैक्सेशन। तो इट सीम्स दैट जो आपका बचपन रहा है उसमें खेल के प्रति आपकी बहुत खेल ज़्यादा का रुचि रही कि कुछ आई बीन लकी, मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरे को ऐसे संस्कार मिले हैं जी जी जिसमें कि खेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, विच हैज़ हेल्प मी नॉट ओनली मेंटली बट ऑल्सो फिजिकली। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा कि एक तरह का मेडिटेशन भी है और आपने कहा कि ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर आप पूरे दिन आप पढ़ रहे हैं या कमरे में बंद हैं तो एक अजीब सी आपकी सिचुएशन है। नेक्स्ट डे अगर उसी फॉर्मेट में आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और उसके अलावा अगर आप शाम को थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं तो मे बी आपका एग्ज़ाम जो है वो 5% 2% बेटर उस स्थिति में होने की संभावना है। तो खेल, जैसा कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप खेलते भी हैं, आपको म्यूज़िक का भी शौक है, आपने रिसेंटली राइटिंग भी शुरू करी है, तो मेरे ख्याल से राइटिंग भी अपने आप में एक बहुत ही मेडिटेशन है, एक स्ट्रेस बस्टर है। और अपनी बात जो हमारे दिल में रह जाती है, जैसे हम दिल से, आज हमारा ये टॉपिक है, तो दिल में जो रह गई ये बात, वो दिल से जो बातें जो निकलती है उनको शायद आप कागज़ पे उतारते हैं। तो क्या आप लिख रहे हैं, क्या ये कैसे ये शौक अचानक आप में जगा? कुछ ऐसा हुआ कि एक मेरे मित्र हैं जो डॉक्टर हैं, हालांकि आजकल वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बट ही इज़ इनटू टेलरिंग, मतलब ही इज़ इनटू आउटफिट डिज़ाइनिंग एंड ऑल, बड़े स्केल पे आ गए हैं एंड इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो एक बार उन्होंने हमें इनवाइट किया था उनके जहाँ वो उनका कलेक्शन है, मैं वहाँ गया और मैंने उनसे कुछ 2-4 बातें पूछी एंड समहाउ आई रोट इट ऑन माई ग्रुप, द व्हाट्सएप ग्रुप, एंड इट वाज लाइक्ड। मुझे लगा मैं शायद ठीक ठाक कर रहा हूँ और वहाँ से जो दिन चालू हुआ है एंड देन इट वाज नो लुकिंग बैक। अब तो हर बात पे लगता है कि शायद इसके बारे में कैसे लिखूँगा तो कैसा लगेगा। सो इट्स अ प्लेजर, इट्स वेरी एडिक्टिव। जी। एक तरह का नशा है, आप मानेंगे नहीं कि आज भी मैं रोज़ाना सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठता हूँ और केवल इसलिए कि आई शुड राइट समथिंग और आई शुड डू समथिंग रिलेटेड टू राइटिंग। सो लिखना एक बहुत अच्छी डिस्ट्रेस करता है आपको, और मैं ज़्यादातर पर्सनैलिटी के बारे में लिखना पसंद करता हूँ। मैंने अपने जो क्रिकेट के गुरु थे मिस्टर एंडी मार्शल साहब, उनकी बायोग्राफी लिखी है विच हैज़ बीन लाइक्ड वेरी मच, एंड आई हैव रिटन जो मेरे अपने कॉलेज के संस्मरण हैं, मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड या स्कूल से संबंधित, जो अपने दोस्तों से रिलेटेड हैं, सहपाठियों से रिलेटेड या कॉलेज लाइफ के बारे में मैंने कुछ स्टोरीज़ लिखी हैं। अगेन दे हैव बीन वेरी मच वेलकम एंड सो अपने संस्मरणों के बारे में लिखने में कुछ ऐसा लगता है कि उस टाइम में उन्हीं टाइम में रह रहा हूँ जब मैं लिख रहा हूँ। बिल्कुल। तो दिल से, जब हम बात दिल से करते हैं, दिल से वही बात होती है जब इसमें हमें खुशी मिलती है। और अभी जैसे कि आपने कहा कि आपने अपने कॉलेज के संस्मरण लिखे, अपने दोस्तों के बारे में आपने संस्मरण लिखे, वो जो छोटी छोटी खुशियां हैं, जैसे आज हम क्या करते हैं, हम एक बड़ी खुशी के इंतज़ार में, जो छोटे पल हैं खुशी के, जो हमें खुशी दे सकते हैं, चाहे वो बहुत ही छोटा सा एक आपका पसंद का गाना ही क्यों ना हो, वो सुनते हुए आपको जो खुशी मिलती है, या अपने दोस्त से किसी से बात कर जो आपको खुशी मिलती है, किसी पुरानी, तो उन संस्मरणों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, कि वो एक क्या खुशी आपको मिलती थी, उसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, बिल्कुल जैसा आपने अभी कहा कि हालांकि डॉक्टर बने हैं, आगे काम भी कर रहे हैं, हम पेशेंट्स भी देख रहे हैं, बट द जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आप पहुँचे उस जगह पे, आपने उसको एंजॉय किया नहीं किया, या आप परेशान रहे हैं। परेशानी देखिए आती है लाइफ में, एंड नो बडी इज़ परफेक्ट, सबको अपनी परेशानी आती हैं, बट जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैं रेडियो पे गाना सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि टेप रिकॉर्डर या कोई आपके पास कैसेट है, उस पर अगर सुन रहे हैं तो आपको पता है नेक्स्ट गाना क्या आएगा। जी। पर अगर कोई आपकी पसंद का गाना रेडियो पे एकदम से एक बारगी से चल जाता है, तो उसकी खुशी का कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल। और मुझे बहुत पसंद है, इनफैक्ट हिंदी फिल्म म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली पुराने ज़माने के जो गाने हैं, और ये पागलपन की हद तक कह सकते हैं आप हैं। और मेरे जो प्रिय गायक हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, और एक बार नहीं 2 बार मैं उनके घर पे गया हूँ। इस बात का बड़ा दुख है कि मैं उनसे कभी लाइफ में मिल नहीं पाया, बिकॉज आई वाज स्कूल स्टूडेंट व्हेन ही पास्ड अवे। बट पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में मैं 2 बार उनके घर पे गया, और
उनके घर जाके ऐसा लगता है ही हैज़ बीन माई आइडल। और कोई भी म्यूज़िक तो कोई से भी अच्छा लगता है। अपनी रूहानी आवाज़ जिन्हें कहते हैं उसके वो धनी थे। उनके बारे में मैंने कुछ लिखा भी है, एंड पीपल हैव लाइक्ड इट अगेन। जी, इंस्पायर करते हैं, एंड नॉट ओनली एज अ सिंगर बट एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ह्यूमन बीइंग ही वॉज सपोज टू बी वेरी नाइस। सो मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं जिससे मैं अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, मेडिकल लाइफ को उसमें मैं बांट लेता हूँ। वो कहते हैं ना, जो बात दिल में उतर गई वही सच है, बाकी सब कश्मकश है। तो कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो दिल में उतर जाती हैं, और जैसे कि आपने कहा कि रफ़ी साहब है, उनके बहुत सारे गीत ऐसे रहे होंगे जो आपको पसंद होंगे, कोई एक होगा जो आपको शायद बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इसी तरह से और भी कई सारे सिंगर्स, और उनके साथ म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट रहा, राइटिंग में आपका इंटरेस्ट रहा। खुशियाँ जो होती है वो परिवार से जुड़ी होती हैं। परिवार में जैसे आपके माता पिता, आप किन से ज़्यादा अटैच्ड थे और किससे ज़्यादा आपकी इंस्पायर्ड रही आपकी लाइफ और आपने फॉलो करना चाहा? सबने अपनी तरफ से अपने मतलब हमें मुझे इंस्पायर किया है। जी जी। माय फादर हैज़ बीन अ वेरी इंस्पिरेशनल, ही हैज़ हैड अ वेरी अनऑर्थोडॉक्स जर्नी, एंड सो मैं बहुत ज़्यादा तो बात अभी शायद नहीं करूं, क्योंकि उनके बारे में मैंने एक किताब लिखी है, एंड इट्स गोइंग टू बी रिलीज वेरी सून। But he had a life which basically combined humanities with science. ये अक्सर ये मिथ्या है कि जो आर्ट्स है वो शायद साइंस नहीं है, साइंस है वो आर्ट्स नहीं है। But he had that career. He was lucky to be. He made his own path, in which the chasm between science and humanities was lost. उसकी जो बीच की गैप है उनको उन्होंने ख़त्म किया, और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, एंड उसकी उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। माता जी ने अलग तरीके से किया, क्योंकि शी वॉज अ हाउस लेडी, बट अगर वो नहीं होती तो पापा वो नहीं कर पाते जो उन्होंने किया। सो सबने, माई वाइफ डॉक्टर मीनू बगरेटा, शी इज़ ऑल्सो प्रोफेसर इन रेडियो डायग्नोसिस। उनका करियर बड़ा चेकर्ड रहा है, एंड वेरी हाईली प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। सो सबने अपनी तरह से किया है, बट मैं सोचता हूँ कि लाइफ के हर एक पहलू को देखें तो फादर ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने एक ऐसी एक लाइन वो हटा दी कि जिसमें आर्ट और साइंस एक हो गया। आप भी कहीं ना कहीं उन्हीं लाइंस पे चल रहे हैं कि जहाँ एक तरफ आप एक इतने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वहीं दूसरी ओर आप एक प्लेयर भी हैं, आप एक राइटर भी हैं, टेनिस भी आपका बहुत एक शौक का गेम है। उसके बारे में बताएं, टेनिस में कैसे आपका इंटरेस्ट जगा और किस तरह से आप इसमें आगे बढ़े? मतलब मेरा ये जो आप फरमा रही हैं ये शौक़ हैं, मेरी हॉबीज़ हैं। जी जी। आई एम नॉट श्योर कि मैं उस गैप को ख़त्म कर पा रहा हूँ, बट हाँ, टेनिस मेरा एक्चुअली कॉलेज में, जब मेडिकल कॉलेज में आया, आई रियलाइज़ कि मैं क्रिकेट के लिए ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा। हॉकी तब आते आते कम हो गई थी, बच्चे लोग कम खेल रहे थे। अभी वापस से हॉकी में रिसर्जेंस हुआ है, लोगों को इंटरेस्ट है, तो ये लगा कि शायद मैं क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेल पाऊँगा। तो फाइनल MBBS तक मैं क्रिकेट खेला, उसके बाद भी बीच में खेलता रहा हूँ। बट टेनिस एक ऐसा गेम है जो कि आप काफ़ी टाइम तक खेल सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक खेल सकते हैं, लेट एज तक भी खेल सकते हैं। और वो जो एक डेढ़ घंटा जो हम टेनिस खेलते हैं रोज़ाना, वो 1.5 घंटा मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिटेशन है। उस 1.5 घंटे में मुझे याद नहीं रहता कि कौन से पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, या मैं किस परेशानी से निकल के आया हूँ, हॉस्पिटल में क्या हो रहा था। उस 1.5 घंटे में हम सब कुछ भूल जाते हैं, और बहुत अच्छा मेडिटेशन है। एंड एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है। आपको ये सोच के बड़ा अचंभा लगेगा कि चाहे साल का कोई भी दिन होगा, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हम लोग 3 बजे कोर्ट्स पे पहुंच ही जाते हैं। एंड दैट्स अराउंड 350 days a year. Oh, that's a dedication for that particular. डेडिकेशन नहीं है, वो हमें एडिक्शन है। जी 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 जी। वही जो दिल में जो उतर जाती है बात, वो फिर लंबा चलती है। तो ये एक एडिक्शन है जो आपके साथ में चल रहा है। स्पोर्ट्स में आप इतना कुछ आपने खेला है, आप खेल रहे हैं, आप कहते हैं कि जब हम बात स्पोर्ट्स की करते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी, आपने कहा कि इट्स अ वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड एक्सरसाइज। हेल्थ की जब बात आ गई है तो जब हम ज़रूर थोड़ा आपके प्रोफेशन पे बात करेंगे कि जब खेलना आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, दिल के लिए बहुत अच्छा है, तो कितना जुड़ा हुआ है हेल्थ के साथ में खेल कूद? देखिए, आजकल मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है, जो कि यंगस्टर्स हैं, और वो कभी सिर दर्द की प्रॉब्लम कर रहे हैं, कभी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बता रहे हैं। दे आर वेरी यंग, जो अभी जनरेशन Z या X कौन सी है वो जनरेशन आ रही है, और सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि दे आर इनटू कॉर्पोरेट सेक्टर।
मैं ये नहीं कह रहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने से नुकसान है, आपको नहीं जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ नीड ऑफ द आवर। लेकिन उनकी सबकी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। सो समवेयर अगर आप अपने लिए टाइम निकालेंगे, स्पोर्ट्स करें या आप वॉक करें, या तो दैट विल बी आपके लिए। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यंग पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड प्रेशर से परेशानी हो रही है। ब्लड प्रेशर एक तरह से हाई रिस्क माना गया है किसी रोगी के लिए हार्ट अटैक होने के लिए। सो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उससे और बहुत सारी चीज़ें भी बढ़ेंगी। आप अपना खान पान का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऑफिस में काम कर रहे हैं, द स्ट्रेस इज़ वेरी हाई, क्योंकि टारगेट्स काफ़ी हाई होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं उनको यही राय देता हूँ कि आप अपने लिए टाइम निकालें, खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर फास्ट फूड्स का बड़ा प्रचलन है जी। सो उस पर भी ध्यान रखें, और अपनी जो हैबिट्स हैं क्योंकि ऐसी जगह पे देखा गया स्मोकिंग और अल्कोहल का भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपयोग किया था, तो उसका ध्यान रखें एंड देन थिंग्स विल बी वेरी गुड। आप अगर अच्छा फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं तो आप उसको एंजॉय जब भी कर पाएंगे जब आपकी हेल्थ फिजिकली आप उतने फिट हो, फिजिकली फिट हो। फिजिकली फिट होने में जहाँ हम खेल कूद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने कहा, आई एम श्योर आपने अपने बच्चों के अंदर भी ये चीज़ सो किया होगा, कोशिश की है कि वो भी खेल कूद बराबर करें, जितना समय पढ़ाई को दे रहे हैं उतना शायद वो भी उसी में उतने होंगे। लेकिन खेल कूद के साथ साथ एक आपने कहा खान पान, कई लोगों के लिए फूड एक जैसे मतलब दिल से खुश हो जाते हैं वो लोग कि अच्छा खाना सामने आया, पसंद का खाना सामने आया तो वो हमारा दिल आज खुश हो गया। ये एक बहुत कहते हैं किसी के दिल तक पहुंचने के लिए भी खाना ही एक बहुत बड़ा रास्ता है जिस तक जाते हैं। तो खाना जो है वो कैसा होना चाहिए? मतलब ऑफ कोर्स हमें अपनी पसंद का खाना तो खाना ही चाहिए, बट जनरली जो एक रूटीन में हमारी जो डाइट होनी चाहिए, जो खान पान हमारा होना चाहिए, वो किस तरह का होना चाहिए? नहीं देखिए, खाने का अगर किसी को शौक है तो कोई बुरी बात नहीं है, मुझे बहुत शौक है खाने का, आई लव स्वीट्स। लेकिन यह है कि अगर आप उसको खा रहे हैं तो एटलीस्ट आप उतनी एक्सरसाइज कर लें, सो दैट अपनी कैलोरीज को बर्न कर लें, बस उसमें इसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, मोटे तौर पे ये ज़रूर है कि हम ऐसी चीज़ जो फास्ट फूड्स हैं जो बार बार फ्राई होकर आ रहे हैं मार्केट में, उसको अवॉइड कर लें। आपको अगर कोई तली चीज़ खाने का शौक है तो घर पे बनाइए। बाहर ये देखा गया है कि वो जो खाना सप्लाई हो रहा है, जो फास्ट फूड सप्लाई हो रहा है, वो बार बार उसी तेल को बार बार गर्म करके, तो उसमें जो उसके प्रोटेक्टिव एक्शन है तेल के, वो नुकसान हो जाता है। एंड उसमें फिर वो जो ऑक्सीडाइज मटेरियल वो आपके बॉडी में जाता है, जो कि आपके हार्ट के नुकसान करता है। सो खाइए, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट बहुत ज़्यादा तला हुआ ना हो। आप सरसों का तेल या सफ़ोला तेल घर में काम में ले सकते हैं। सैलड्स, फ्रूट्स, ये भी अच्छी खाने की चीज़ है। एंड अगर मिठाई का शौक है तो हो सके तो आप छेने की मिठाई, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, और बर्न द कैलोरीज। जो आप खा रहे हैं उसको फिर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप जो भी खाएं एटलीस्ट बर्न दोज कैलोरीज, चाहे आप वॉक करके करें। कई लोगों के लिए एक्सरसाइज मुश्किल होती है, कई लोगों की ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति में वॉक करें या कुछ सैर करके साइकिलिंग कर सकते हैं। जी जी, है ना। और सो दैट इज इम्पोर्टेंट, बर्न द कैलोरीज, टू बर्न द कैलोरीज। आपके राइटिंग के शौक के बारे में, आपके जो म्यूजिक से रिलेटेड शौक के बारे में हमने जाना, और आपके जीवन का ऐसा कौन सा पहलू है जो आप बहुत एंजॉय करते हैं? परिवार के साथ, बच्चों के साथ? हाँ बिल्कुल, मेरे को घूमने का बहुत शौक रहा है। बचपन में तो हम लोग हर साल ही जाते थे, अभी भी मैंने फॉर लास्ट मैनी ईयर्स हम लोग हर साल कोशिश करते हैं कि पहाड़ों पे जाएं। हिमाचल हमारा बहुत प्रिय पर्यटक स्थल है। मसूरी में को ध्यान नहीं, मैं कितनी बार गया हूँ। और बचपन में एक इच्छा थी, जब मैं छोटा था, मैं एक फ़ोटोग्राफ देखी थी अखबारों में। गावस्कर, सुनील गावस्कर जो क्रिकेटर हैं, वो किसी बच्चे के साथ किसी मेलबर्न की स्ट्रीट में वो उनकी फ़ोटोग्राफ आई थी। तो मेरी मन की बड़ी इच्छा थी कि मैं कभी मेलबर्न जाऊं, कभी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड देखूं, क्रिकेट खेलता था। सो इट्स सो हैपेंड कि पहली बार जब मैं विदेश गया तो दैट वाज मेलबर्न। मेरा जो कमरा था जिस हॉस्पिटल में काम करता और जहाँ मैं रहता था, वो कमरा बिल्कुल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के सामने ही था। सो द मोमेंट आई रीच देयर, पहला काम मैंने किया, आई पैक्ड माई बैग्स देयर, और सीधा शाम को, हालांकि मुझे उस टाइम थोड़ा बुखार भी था, एंड आई रीच द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। सो दैट वाज मेरी ड्रीम कम ट्रू। सो घूमने का मुझे बहुत शौक रहा है। थोड़ा बहुत मैं पैर भी थिरकाने की कोशिश कर लेता हूँ। सो आई लव डांसिंग, एंड
So that's about all. दिस इज़ वेरी स्वीट. मतलब एक हम डॉक्टर राजीव बगरटा को अब तक जानते थे जो एक बहुत ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट जो अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर और बिजी रहते हैं, लेकिन आपके जो ये इतने सारे और पहलू हैं वो हमें आज जानकर बहुत खुशी मिल रही है कि एक जहाँ प्लेइंग एक शौक रहा है वहाँ घूमना भी, टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप नई जगहों को देखते हैं, वहाँ की संस्कृति को देखते हैं, वहाँ का जो, जैसा कि आपने कहा कि आपको डांस का शौक है, वहाँ के अलग अलग जो प्रांत के जो लोक संगीत या लोक नृत्य हैं उनको एंजॉय करना भी एक अपने आप में बहुत ही जी. तो अगर और किस तरह से आपके जीवन में, जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स के साथ आप बच्चों को किस तरह से आपने वो किया, किस ओर उनका झुकाव है? बच्चों का एक्चुअली जैसा आजकल के बच्चों को सबके साथ प्रॉब्लम हो रही है कि करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए हैं, होना पड़ रहा है, बिकॉज द कंपटीशन इज़ वेरी टफ. एंड सो अभी हमारे दोनों बच्चे जो हैं वो अभी दोनों मेडिकल प्रोफेशन में ही हैं. एंड सो माय डॉटर इज़ डूइंग हर MD एंड सन इज़ आल्सो परस्यूइंग हिज MD. सो ओके. So that's they are also into the same same this thing. So, talking about your profession की जब बात चली गई है, तो जो कार्डियोलॉजी में जो अभी एडवांसमेंट्स हैं, लेटेस्ट जो कार्डियोलॉजी में नया जो हो रहा है, उसके बारे में आप दर्शकों को कुछ बताएं, बिकॉज दिस इज द द राइट प्लेस टू शेयर द थिंग्स एज सच. कार्डियोलॉजी में अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें, आज के कुछ 10-15 साल पहले तक तो बहुत सारे ऐसे इलाज थे जो कि या तो मौजूद नहीं थे, या मौजूद थे तो सर्जरी की पद्धति से द्वारा हो सकते थे, शल्य चिकित्सा से हो सकते थे. लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, टाइम आगे बढ़ा है, तो बहुत सारे प्रोसीजर्स जो कि पहले सर्जन किया करते थे अब वो कार्डियोलॉजिस्ट के दायरे में आ गए हैं. पहले यहाँ तक कि पहले हम केवल वैल्व जो सिकुड़ जाते थे हार्ट के वैल्व से, उनको खोल देते थे गुब्बारे द्वारा. आज ये स्थिति आ गई है कि अगर किसी वैल्व को बदलना है तो उसको हम बिना ऑपरेशन के द्वारा भी बदल सकते हैं. और ये प्रोसीजर कुल घंटे 2 घंटे का होता है और पेशेंट वॉक्स अवे द नेक्स्ट डे. सो ये एक मैं समझता हूँ स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, जिसमें कि हार्ट के जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं उनको आजकल टैकल करने की नई नई सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, नई नई तकनीकें आ रही हैं, और पेशेंट्स को सर्जरी ना करा के, जो कि बिना ऑपरेशन के प्रोसीजर्स हैं, जो कि नॉन इन्वेजिव तो नहीं कहेंगे, दे आर इन्वेजिव बट लेस ट्रोमेटिक, जिनमें पेशेंट्स को परेशानी कम होती है, दर्द कम होता है, जल्दी घर जा सकते हैं. इस तरह के प्रोसीजर्स का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है. इसके अलावा जो और प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि हमारी जो हार्ट की लय से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एरिथमिया जैसे बोलते हैं, रिदम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका भी पक्का इलाज, परमानेंट इलाज भी आजकल उपलब्ध है, जिसका कि ये भी नई तरह की जो टेक्निक है ये आ गई. बच्चों का इलाज, बहुत सारे इलाज जो हैं, जो आजकल जो पहले सर्जरी के द्वारा होते थे, वो आजकल बिना सर्जरी के हो रहे हैं. सो दीज आर द न्यू डेवलपमेंट जो कि हो रहे हैं. SMS हॉस्पिटल में भी इस तरह की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं. तो ये बहुत ये भी एक जर्नी है जो आप पहले जो शल्य चिकित्सा से जो चीज़ें हो सकती थी संभव, वो अब नॉर्मल प्रोसीजर्स से भी विदाउट एनी कट भी हम उसको कर सकते हैं. जब मैं आज हम आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जब हम ज़्यादातर बहाने बनाते हैं कि मैं अपने प्रोफेशन में इतना बिजी हूँ कि मैं खेल नहीं सकता, मैं अपने प्रोफेशन में इतना बिजी हूँ कि मैं मेडिटेशन के बारे में ध्यान नहीं दे सकता. लेकिन अगर हम अपने पूरे दिन को, समय को सही भागों में बांटें, जैसे कि आपने कहा कि 5:30 बजे आप उठ जाते हैं, तो अगर समय पे उठकर और चीज़ों को अगर हम परस्यू करें, तो फ्रॉम योर करियर to music to everything you can achieve. So, yeah, it is from here to eternity, anywhere. जी. So in fact that is the title of my book, which is coming up. So it's well played. From there means anywhere to eternity. Eternity is anywhere. जी. That's what I feel, and मैं सोचता हूँ कि यही philosophy होनी चाहिए लाइफ की. हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे बल्कि ज़्यादा कहते हैं, सर अंकल टाइम नहीं है, डॉक्टर साहब टाइम नहीं है, कैसे करें. मैं नहीं समझता. It depends on your dedication and on your motivation. So if you are motivated, आपको लगता है कि मेरे को फिट रहना है, so there is no reason कि आपको टाइम नहीं मिलेगा. You will
find out ways to find it. So and sir, many congratulations, all the best for your book, new I'm book, so- and yeah, I'm I'm looking very- forward to read it. Yes. We in fact we all of us बहुत बहुत बधाई इस मंच से आपको इस Thank you. किताब के लिए, और इतनी सारी बातें जो आपने अपने जीवन के पहलू हमारे साथ शेयर किए जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है, उन सब बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. thank you.